बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये अब मेम्ब्रेन एक्साइटेशन एंड कंडक्शन। मेम्ब्रेन का मतलब कि एक्जान का मेम्ब्रेन है, सही है। यहाँ पर जितना भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है या एक्जान का हो गया, डेंड्राइट्स होगा, लेकिन यहाँ पर एक्जुलीमा का नाम दिया गया है। तो एक्जुलीमा जो होते हैं वो एक्जान की जो आउटर मेम्ब्रेन होते हैं ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको एक्जुलीमा कहते हैं। अब इसकी जो पहली पैराग्राफ में इसमें ये कहते हैं कि जब मेम्ब्रेन जो होता है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो, सही है, मतलब उसको स्टिमुलेट नहीं किया गया हो, अनस्टिमुलेटेड हो, तो उस टाइम इसको पोलराइज्ड कहते हैं। क्यों पोलराइज कहते हैं? क्योंकि इनके इन साइड पर सारे का सारा निगेटिव चार्ज होता है इस तरह, और उसके आउट साइड का होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर हम इसके इन साइड ये निगेटिव में वोल्टेज मेजर करें एक तो एक वोल्ट मीटर से, तो फिर क्या था कि यहाँ पर जो इनसाइड होगा उसका -80 मिली वोल्ट वैल्यू आएगा, और आउटसाइड क्या होगा? पॉजिटिव होगा। दूसरा बात ये कि जो मेम्ब्रेन से इनसाइड हो इंट्रासेलुलर स्पेस, वहाँ पर पोटेशियम के आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी, और जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का स्पेस हो, मतलब मेम्ब्रेन के आउटवर्ड, वहाँ पर सोडियम की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी। लेकिन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होता है कि जो पोटेशियम का चैनल होता है वो ओपन रहता है, बहुत वाइड रहता है, और पोटेशियम जो होते हैं वो बाहर आता है मुसलसल, जिसकी वजह से अंदर नेगेटिव चार्ज रह जाता है, जबकि सोडियम अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि सोडियम का जो चैनल होता है वो इस वक्त बंद रहता है, सही है। फिर दूसरी इस पैराग्राफ में आ जाए तो यहाँ पर ये कहता है कि जब इस स्टिमुलेट कीजिए, इसको कोई मैकेनिकल या एक केमिकल इम्पल्स आ जाए, सही है, कोई भी स्टिमुलस हो, तो फिर क्या हो जाता है कि ये जो चैनल होता है सोडियम के लिए वो ओपन हो जाता है, और पोटेशियम के लिए जो स्टिमुलेटरी टाइम हो उसमें थोड़ा ओपन रहता है, क्योंकि ये क्लोज स्लो चैनल होता है, मतलब ये जब बंद होता है तो ये थोड़ा टाइम लेता है, और फिर क्लोज हो जाता है पोटेशियम वाला, और सोडियम वाला ओपन हो जाता है। लेकिन सोडियम वाला बहुत रैपिड ओपन होता है, मतलब ये 5 मिली सेकेंड के लिए ओपन हो जाता है, फिर बंद हो जाता है, और सोडियम की एंट्री भी बहुत फास्ट होती है अंदर की तरफ, सही है। तो क्या हो जाता है कि आउटसाइड की तरफ फिर ये निगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव आयन अंदर जाते हैं, और अंदर क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव हो जाते हैं। और दूसरी बात ये कि अंदर से जो पोटेशियम के पॉजिटिव आयन थे वो भी बाहर नहीं आ रहे। तो पहले ये जो -80 में पोलराइज स्टेट में था, ये डिपोलराइज होता जाता है, और पहले 0 तक आ जाता है, फिर पॉजिटिव में 140 मिलीवोल्ट तक सबसे मैक्सिमम जाता है, और +40 मिलीवोल्ट तक जाता है जब स्मॉल फाइबर जो उसमें जाते हैं, मतलब 140 मिलीवोल्ट से ज्यादा नहीं जा सकता जब फाइबर स्मॉल हो। लेकिन यहाँ पर बात यह कि ये जो इन्फ्लक्स होता है सोडियम का, ये बहुत रैपिड होता है। फिर इसका जो ये वाला पैराग्राफ आता है, इसमें इसके फिर थ्रू द मेम्ब्रेन इसका प्रोपोगेशन, मतलब ये कंडक्शन कैसा होता है। तो इस यहाँ पर ये जो है ना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, यहाँ पर ये अंदर क्या है? -80 मिली वोल्ट है, सही है, क्योंकि अंदर की तरफ ये नेगेटिव है और बाहर की तरफ क्या है? ये पॉजिटिव है। फिर जो इनिशियल सेगमेंट हो वहाँ पर जो जब केमिकल या मैकेनिकल स्टिमुलस आ गया, तो क्या होता है कि पहले में क्या होता है? सोडियम का एक रश होता है अनवर्ड, मतलब रैपिड इन्फ्लक्स होता है, जबकि पोटेशियम थोड़ा थोड़ा उसका चैनल स्लोली क्लोज होता है, तो ये थोड़ा थोड़ा बाहर जा सकता है पहले जो मूवमेंट होते हैं। तो फिर जो इनिशियल पार्ट होता है वो क्या हो जाता है? वो डीपोलराइज होता है, मतलब अंदर की तरफ पॉजिटिव हो जाते हैं, बाहर की तरफ निगेटिव हो जाते हैं, और इस कंडीशन में जो पोटेशियम के चैनल थे वो बंद हो जाते हैं, मतलब पोटेशियम बाहर नहीं जाता। अब क्या होता है कि जब ये जो हुआ, ये अब सेल्फ प्रोपेगेटिंग वेव, सेल्फ प्रोपेगेटिंग वेव ये कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस पॉजिटिव चार्ज के लिए स्टिमुलस रहेगा। अब मतलब ये जब ये पॉजिटिव चार्ज देगा कि ये नेगेटिव है, ये खुद को भी नेगेटिव करेगा, यहाँ पर अगेन अंदर पॉजिटिव सोडियम आयंस वो जाएंगे, तो फिर इस तरह आगे आगे ये आगे यहाँ पर इस सेगमेंट तक पहुंचा। लेकिन जो पीछे वाला होगा वो क्या होगा? वो वापस रिपोलराइज होगा, मतलब वो उसमें जो पोटेशियम के चैनल होंगे यहाँ पर वो ओपन होंगे, और सोडियम की 5 मिली सेकंड के बाद बंद हो जाते हैं, तो पीछे की तरफ ये क्या होगा? रिपोलराइज, और आगे की तरफ क्या होगा? ये पोलराइज होगा, सही है। तो इसको क्या कहते हैं कि सेल्फ प्रोपेगेटिंग वेव, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ये आगे के लिए क्या होता है? स्टिमुलस होता है, और पीछे की तरफ के वापस रिपोलराइज होता है, और आगे की तरफ जाकर ये आखिरी एंड तक पहुंच जाते हैं, और फिर इस तरह वापस रिपोलराइजेशन होते हैं। फिर ये क्या कहते हैं कि जो इनिशियल सेगमेंट होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो इनिशियल सेगमेंट ऑफ एक्सॉन इस तरह का एक स्वेलिंग होता है जब ये सेल बॉडी से निकलता है, और उसको बोलते हैं एक्सॉन हेलक, सही है। फिर ये होगा, फिर ये जो सोडियम की आउटवर्ड इनवर्ड है ये किस चीज से होता है? ये चैनल से होता है, मतलब जो चैनल होते हैं ना उसके जरिए सोडियम के अनवर्ड जाना होता है और पोटेशियम की तरफ बाहर जाना होता है। फिर इसके में एक और टर्म आ जाते हैं यहाँ पर जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। यहाँ पर क्या है? रिफ्रैक्टरी पीरियड का जिक्र किया। तो रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब होता है ये वही टाइम होता है ना जब यहाँ तक यहाँ भी अगर हम देखें ये वेव अब तक मूव करता है, लेट्स सपोज ये एंड ऑफ द फाइबर, ये इनिशियल सेगमेंट है, जब तक ये आखिरी तक पोलराइज ना हो जाए ना, ये निगेटिव से यहाँ तक फिर रिपोलराइज ना, तब तक अगर कोई और स्टिमुलस हम इस फाइबर को देंगे तो ये वो स्टिमुलस रिसीव नहीं करेगा, इस स्टिमुलस को कोई रिस्पांस नहीं देगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो जो पहले में रिफ्रैक्टरी पीरियड होते हैं उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। एक का मतलब एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में क्या होता है कि जो सोडियम चैनल होता है ये बिल्कुल इनएक्टिवेटेड होता है, अगर वो स्टिमुलस कितना भी स्ट्रांग हो, वो कितने भी मिलीवोल्ट का हो, चाहे वो 140 मिलीवोल्ट से भी ज्यादा हो, तो फिर भी क्या होता है यहाँ पर किसी किस्म की मतलब स्टिमुलस रिसीव नहीं करेगा, ये फाइबर स्टिमुलेट नहीं होगा। फिर इसकी थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है? एक और कंडीशन आ जाता है, एक और टाइम है जिसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में क्या होता है कि जो
स्टिमुलस होता है वो ये लेता है, लेकिन जब वो स्ट्रांग हो, जो हमारा जो थ्रेशोल्ड होता है ना वो होता है 40 मिलीवोल्ट। जब 40 मिलीवोल्ट से ज्यादा हो जाए तो फिर ये कुछ ना कुछ रिसीव कर सकता है। तो इस तरह के रिफ्रैक्टिव पीरियड को क्या कहते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। फिर इस यहाँ पर एक और बात की गई कि अगर इम्पल्स स्ट्रांग हो, यहाँ पर अगर इम्पल्स स्ट्रांग हो तो फिर क्या होता है, जो स्ट्रेंथ ऑफ इम्पल्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल डिपोलराइजेशन ऑफ सेगमेंट। मतलब यहाँ पर जो होता है ये थोड़ा सा सेगमेंट इसने डिपोलराइज किया। अगर इम्पल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है इससे भी ज्यादा सेगमेंट डिपोलराइज करेगा, और इसी तरह इसका स्प्रेडिंग पावर जो होता है वो थोड़े टाइम में होगा फिर, क्योंकि ज्यादा जगह डिपोलराइज होगा जब स्ट्रेंथ ऑफ इम्पल्स जो है ना वो ज्यादा हो। फिर इसके बाद आता है कि अगर हम एक सेल बॉडी को बहुत सारे स्टिमुलस देते हैं, मतलब कुछ जो हो वो 40 मिलीवोल्ट हो, कुछ जो हो वो इतना डिपोलराइजेशन का कर सकता है कि 60 मिलीवोल्ट हो, तो फिर एक जो इनिशियल सेगमेंट होता है ये वाला हेलॉक्स, वहां पर इसके समिशन हो जाते हैं। मतलब ये सारे जो स्टिमुलस होते हैं उनका समिशन होकर डिपोलराइज हो जाता है, सही है। तो ये वाली बात की गई है। फिर इसके बाद एक और बात यहाँ पर पोटेशियम चैनल के बारे में की गई है। जो पोटेशियम आयंस होते हैं ये भी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में होते हैं, मतलब ये बाहर यहाँ पर होते हैं, ये सॉरी क्लोराइड आयन जो होते हैं ये भी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में होते हैं, सही है। तो बाज़ औक़ात इस तरह इस सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है कि क्लोराइड आयन के लिए भी क्या होते हैं, चैनल्स होते हैं। तो जब ये क्लोराइड आयन उस चैनल ओपन हो गया और क्लोराइड आयन अंदर जाएगा तो अंदर की तरफ और निगेटिविटी का करेगी, क्योंकि ये खुद ही क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो फिर ये जो नॉर्मल वेव होता है ना, नॉर्मल वेव इस तरह होते हैं, इस तरह डिपोलराइजेशन होते हैं, फिर रिपोलराइजेशन होते हैं, फिर डिपोलराइजेशन होते हैं। लेकिन जहां पर क्लोराइड आयन एंटर करे तो वहां पर जो वैल्यू होता है ना पोलराइज स्टेट में, उससे फिर क्या हो जाता है, नीचे जाता है इस तरह, और फिर इस तरह ऊपर डिपोलराइज कंडीशन में जाते हैं। तो ये जितना नीचे आ जाता है मतलब और निगेटिविटी में आ जाता है, यहाँ पर निगेटिव होता है ऊपर पॉजिटिव होता है, और निगेटिविटी में ये जो आ जाता है इसको क्या बोलते हैं, हाइपर पोलराइजेशन। और ये हाइपर पोलराइजेशन जो होता है वो ये क्लोराइड आयन की एंट्री की वजह से होता है, सही है। फिर ये आ गया। फिर यहाँ पर सोडियम इन पोटेशियम चैनल के बारे में जिक्र किया। तो सोडियम चैनल वही होता है जो सोडियम को बाहर से लेकर अंदर ले जाते हैं, सही है। और जो पोटेशियम चैनल वही होता है जो पोटेशियम को सेल के अंदर से बाहर ले जाते हैं। ये पोटेशियम चैनल पहले क्या होते हैं, ये जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इस तरह के शेप में होते हैं, ये बाहर की तरफ क्या होते हैं, फॉस्फेट हेड्स होते हैं, अंदर की तरफ टेल्स होते हैं। तो इनमें एक प्रोटीन्स होते हैं जो इनको क्रॉस कर देते हैं, मुकम्मल तौर पर मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ क्रॉस करते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अब ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है ये क्या है, ये क्या करते हैं कि ये इसके जरिए एक ये लेट से ये पोटेशियम चैनल बनाता है, और ये जो दूसरा ये क्या बनाता है, ये क्लोराइड चैनल बनाता है, सही है। तो ये जो पोटेशियम चैनल होता है इसका जो ये लेड होता है ये बहुत स्लोली क्लोज होता है, मतलब थोड़ा टाइम देता है इस तरह। अगर ये इसका लिड है ना ये इस तरह स्लोली क्लोज होगा, और इस जो सोडियम का जो होता है ये रैपिड इस तरह क्लोज होकर ओपन, क्लोज होकर ओपन, क्लोज हो जाता है, फिर थोड़ी देर के लिए ओपन फिर क्लोज, थोड़ी देर के लिए ओपन फिर क्लोज। तो इस में जो ये जो होता है ये सेलेक्ट होते हैं, मतलब ये पोटेशियम आयन को किस तरह सेलेक्ट करते हैं, और या ये जो नॉन आयनिक कंपाउंड है वो किस तरह ये रिपेल करते हैं। तो किस कुछ फैक्टर्स होते हैं इसके लिए, इसकी परमेबिलिटी होती है पहले साइज ऑफ आयन पर डिपेंड करते हैं। तो पहले क्या है कि ये जो पोटेशियम चैनल है इसको पता होगा कि पोटेशियम का साइज कितना है। जो पोटेशियम का साइज होता है वो क्या होता है, वो सोडियम से बड़ा होता है। ये फिर दूसरा बात ये किया गया है कि साइज ऑफ आयन विद वाटर, इसका क्या मतलब है, जो पोटेशियम आयन होता है ये इसके इर्द गिर्द वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो जाते हैं, इस तरह सोडियम के इर्द गिर्द, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन होते हैं वो निगेटिव चार्ज होते हैं और पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो निगेटिव ऑक्सीजन का जो एंड होता है वो आकर पोटेशियम के साथ अटैच होकर एक आयोनाइजेशन फिनोमेना है, सही है। तो फिर जो पोटेशियम होते हैं इसके साथ कम वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होते हैं, जबकि सोडियम के साथ बहुत सारे मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होते हैं। तो इसी वजह से जो पोटेशियम का साइज होता है ये वाटर के साथ अगर हम ले ले वो कम होता है एज कम्पेयर टू द सोडियम। तो इसी तरह जो सोडियम का चैनल होता है इसने ये साइज और पोटेशियम के चैनल ने ये साइज भी अपटेंड किया होता है कि हमने इतना साइज के छोड़ना है, इतना साइज का नहीं छोड़ना है। तो एक ये टर्म हो गया। दूसरा ये जो चैनल होते हैं इनके अंदर अमीनो एसिड होते हैं, और अमीनो एसिड ज्वेटर आयन की तरफ काम करते हैं, मतलब ये एक एट अ टाइम पॉजिटिव भी होते हैं और एट अ टाइम नेगेटिव भी होते हैं। नेगेटिव क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें जो एसिडिक ग्रुप है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं वो COO इस तरह माइनस, एक ये ग्रुप होते हैं, एक जो होते हैं इस तरह NH3+ अमाइन ग्रुप होते हैं, सही है। तो इन दो ग्रुप की वजह से उनके साथ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन करता है जिसकी वजह से ये अंदर और बाहर आने और जाने के लिए सोचता है, मतलब ये चैनल इस पर सिलेक्शन करता है, सही है। फिर इसके बाद यहाँ पर एक बात रहेगी कि जो कंडक्शन वेलोसिटी वो किस चीज पर डिपेंड करता है। तो कंडक्शन वेलोसिटी सबसे पहले डिपेंड करता है माइलिनेशन पर। जो माइलिनेटेड होगा वो क्या होगा, उसका कंडक्शन वेलोसिटी हाई होगा, जो नॉन माइलिनेटेड होगा उसका कंडक्शन वेलोसिटी कम होगा। तो यहाँ पर इसकी ऑर्गेनाइजेशन किया गया, जो पहले चार होते हैं अल्फा बीटा गेमा एंड सिग्मा, और फिर बीटा फाइबर्स ये माइलिनेटेड है, और जो सी फाइबर्स है ये नॉन माइलिनेटेड है। तो सी फाइबर्स में सबसे कम स्पीड होगा, सही है। फिर अल्फा बीटा गेमा और जो सिग्मा है इनमें साइज की वजह से डिवीजन की गई, जिसका डायमीटर ज्यादा हो उसमें फास्ट कंडक्शन होगी, क्योंकि उसमें माइलिन की शीट ज्यादा होगी, सही है। और जो नैरो होगी मतलब थिन होगी उसमें कम कंडक्शन होगी। तो इस ऊपर से हम नीचे आएंगे तो फिर इनका डायमीटर भी डिक्रीज होता है, इस वजह से इनके दरमियान जो कंडक्शन वेलोसिटी होता है उसका स्पीड भी कम हो जाता है, सही है। फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, सही है,
मतलब यहाँ पर एक और कंडीशन की गई कि क्यों माइलिनेशन जो होता है ये माइलिनेटेड है, उनमें क्या होता है कंडक्शन वेलोसिटी हाई है और नॉन माइलिनेटेड में स्लो क्यों है। तो जो माइलिनेटेड होता है उनमें हाई इसलिए होता है क्योंकि उनमें जो माइलिनेट होता है ये एक इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। जब ये इंसुलेटर की तरह काम करते हैं तो ये इसमें एनर्जी कंजर्व होती है, कम एनर्जी में ज्यादा स्पीड हमारे पास होता है। क्यों? क्योंकि ये माइलिन शीट है ये इंसुलेटर होता है, ये मतलब यह ये जगह एक साइड नहीं होता। जो दो माइलिनेटेड सेल होते हैं ना उनके दरमियान एक स्पेस होती है जिसको बोलते हैं नोड अपर रणवीर, वहां पर माइलिन शीट नहीं होता तो वह जगह माइलिनेट होता है। तो इस तरह जब इंपल्स मूव करता है एक जंपिंग कंडीशन में मूव करता है, सही है। तो थोड़ा सा जगह क्या हो जाता है डिपोलराइज हो जाते हैं, बाकी उसी तरह नॉर्मल ही रहता है। एक तो एनर्जी की कंजर्वेशन हो जाती है, मतलब एटीपीज हमारे साथ कम लगती है। दूसरा ये हो जाता है कि जंपिंग कंडीशन में होता है तो इसलिए इसका स्पीड हाई होता है और इसको क्या बोलते हैं साइल्टेटरी कंडक्शन, सही है। फिर ये जो नॉन माइलिनेट होते हैं तो इनमें कंटिन्यूअस जितनी भी तुम जाओगे हर एक चार्ज को न्यूट्रलाइज करोगे तो यहाँ पर एक एटीपी ज्यादा लगते हैं और दूसरा जब हर एक चार्ज हर एक जगह को डिपोलराइज करोगे तो टाइम भी ज्यादा लगता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी फिर क्या हो जाती है कम हो जाती है एज कंपेयर टू माइलिनेटेड। अब इसकी बात क्या आता है कि जो न्यूरॉन प्रोसेस है उसके बारे में जिक्र किया गया, सही है। तो फिर जो न्यूरॉन होते हैं उनकी दो प्रोसेस होते हैं, मतलब एक जो होता है एक बहुत बड़ा लॉन्ग होता है ये वाला, इसको क्या कहते हैं एक्सॉन, और इस तरह छोटे छोटे सेल बॉडी से निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं डेंड्राइट्स, और इन सारे को कलेक्टिवली न्यूराइट्स बोलते हैं, सही है। जो डेंड्राइट्स होते हैं वो कॉमनली क्या करते हैं जो इंपल्स होते हैं वो सेल बॉडी के अंदर ले आते हैं और जो एक्सॉन्स होते हैं वो इंपल्स सेल बॉडी से अवे ले जाते हैं, सही है। अब ये एक और बात की गई कि जो डेंड्राइट्स होते हैं उनके में डेंड्राइट स्पाइन्स होते हैं, मतलब ये जो डेंड्राइट्स आखिर में होते हैं ना इनसे इस तरह हुक्स निकलती है, इनको क्या बोलते हैं डेंड्रेटिक स्पाइन। अगर ये हम इस तरह जूम करें और ये इस तरह मतलब एक अलग हाई रेजोल्यूशन से इसका इमेज देंगे तो फिर क्या होता है ये इस तरह के स्पाइन होते हैं। जो मशरूम शेप होते हैं उसको मशरूम स्पाइन कहते हैं, जो स्पाइक शेप होते हैं उसको पाइलोफोडियल स्पाइन कहते हैं। और ये क्या करते हैं ये जो होते हैं जो माइलिन होते हैं ना उसी जगह से क्या करते हैं ये साइनेप्सिस करते हैं और उनसे न्यूरोट्रांसमीटर रिसीव करते हैं, सही है। और अब ये इसके जरूरत क्या होती है कि जब कहीं किसी जगह पर साइनेप्सिस ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर की रिसेप्शन हो तो ये क्या हो जाता है ये एम्ब्रियोलॉजी डेवलपमेंट के दौरान ज्यादा बन जाते हैं, लेकिन जहां पर इनकी जरूरत ना हो तो फिर ये क्या हो जाते हैं ये डिजेनरेट हो जाते हैं और वहां पर ये कम हो जाते हैं। तो ये डेंड्राइट्स के बारे में लिखा गया। फिर आगे आगे आ जाता है एक्सॉन। तो एक्सॉन वो न्यूराइट से जो सेल बॉडी से अवे ले जाता है क्या इन्फॉर्मेशन, मतलब सेल बॉडी से अवे ले जाते हैं, ये सही है। फिर क्या होता है कि एक जगह पर एक्सेप्शन है जहां पर ये इन्फॉर्मेशन सेल बॉडी के अंदर ले आ जाते हैं। वो इन्फॉर्मेशन जो डॉर्सल रूट गैंग्लियन होते हैं ना स्पाइनल कार्ड वो क्या करते हैं ये इन्फॉर्मेशन को क्या ले आते हैं अंदर स्पाइनल कार्ड के अंदर ले आते हैं। फिर जो इसकी बाद दो तरह के ट्रांसपोर्ट इसमें होते हैं, एक को स्लो कहते हैं एक को रैपिड कहते हैं, लेकिन स्लो ट्रांसपोर्ट का जिक्र किया गया है कि एक इसमें एंटी रोग्रेड होता है दूसरा रेट्रोग्रेड होता है। जो एंटी रोग्रेड होता है ये जो सेल बॉडी से अवे इन्फॉर्मेशन ले जाते हैं, सही है। तो इसमें क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन कैरियर होता है और एक्सेप्शन क्या है इसमें एक्सेप्शन है डॉर्सल रूट गैंग्लियन से है। फिर जो होता है रेट्रोग्रेड में क्या होता है कि सेल बॉडी की अंदर ये इन्फॉर्मेशन ले आते हैं। तो ये किन से होते हैं ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, मतलब जब किसी लेट्स से यहाँ पर किसी जगह में किसी ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है तो ये जो स्टिमुलस होते हैं वो कहाँ ले जाते हैं सेल बॉडी के अंदर, वहां पर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है प्रोटीन्स बन जाती है और वो आकर यहाँ पर वही रिसेप्टर बनाती है या कोई और न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह का बनना हो या रिपेयर के लिए वो कोई जगह डैमेज हो। फिर ये पिनोसाइट्स फिजिकल यहाँ पर जो वेस्ट प्रोडक्ट जमा होती है उनको ले जाकर सेल बॉडी के अंदर ले जाते हैं, वहां पर गोल्जी अपरेटस होते हैं जो इससे एक्सक्लूड करता है। इसके अलावा जो वन और पार्ट होते हैं जहाँ पर कोई जगह जो है ना यहाँ पर डेड हो जाए तो क्या होता है लाइसोसोम इसको एब्जॉर्ब करते हैं और वो ले जाते हैं सेल बॉडी के अंदर, वहां से इसकी एलिमिनेशन का प्रोसेस होता है, सही है। फिर यहाँ पर एक और बात की गई है टर्मिनल बटन का। तो टर्मिनल बटन ये होता है ना कि जब एक्सॉन अवे ले जाते हैं तो इसके आखिर में एक स्विलिंग होता है जहां पर ये डेंड्राइट के साथ साइनाप्स करते हैं। इस स्विलिंग को क्या कहते हैं टर्मिनल बटन, सही है BOUTON। फिर एक और बात की है बूटन डी पैसेज। बूटन डी पैसेज क्या होता है कि जब ये टर्मिनल बटन तक जाते हैं तो उससे रास्ते में भी कुछ स्विलिंग हो जाते हैं, वहां से भी एक डेंड्राइट के साइनेप्सिस हो जाते हैं तो उसको बूटन डी पैसेज कहते हैं, सही है। ये बात हो गई। फिर ये बात की गई कि जो एक सेल बॉडी होती है या एक न्यूरॉन होते हैं वो बहुत सारे न्यूरॉन के साथ क्या करता है साइनेप्सिस कर सकता है। तो वो किस तरह कर सकते हैं वो 3 टाइप्स में कर सकता है। जो एक डेंड्राइट आ जाते हैं जो न्यूरॉन की सेल बॉडी की डेंड्राइट्स होते हैं उससे साइनेप्सिस करते हैं उसको कहते हैं डेंड्रोडेंड्राइटिक साइनेप्स। दूसरा एक्सॉन आ जाता है और वो सेल बॉडी से डायरेक्ट साइनेप्स करते हैं उसको कहते हैं एक्सोसोमेटिक साइनाप्स। सोमा मींस बॉडी। फिर दूसरा किस्सा होता है कि एक्सॉन आ जाता है और जो न्यूरॉन होते हैं उसकी एक दूसरे एक्सॉन के साथ क्या करता है साइनाप्सिस करता है उसको बोलते हैं एक्सो एक्सॉनिक साइनाप्स। तो यही बात यहाँ पर की गई है। फिर वही बात की गई है कि जो इनिशियल सेगमेंट होता है वो डिपोलराइज हो जाते हैं, फिर ये आगे एक प्रोग्रेसिव वे होता है और एक्सॉन हाइलेक्स के बारे में बात की गई वो हमने यहाँ पर पढ़ा। फिर एक और बात की गई है वेरिकोसिटी की। जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है एक तो हमने बोला कि साइनाप्सिस यहाँ पर इस तरह न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन एक जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो जब स्मूथ मसल ये जो है ये स्मूथ मसल है
है, उनको सप्लाई करते हैं तो उनके दरमियान में इस तरह स्विलिंग्स होती है, बहुत सारे स्विलिंग्स होते हैं, इनको बोलते हैं वेरिकोसिटीज। और इनके अंदर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर पैक होता है, मतलब ये न्यूरोट्रांसमीटर विजिकल होते हैं और यहाँ से रिलीज करके ये जो स्मूथ मसल सेल है उनको क्या करते हैं, सिग्नल देते हैं कि आपने कॉन्ट्रैक्ट होना है या रिलैक्स होना है। तो इन स्विलिंग्स को क्या बोलते हैं, वेरिकोसिटीज। सही है, ये बात भी हो गई। फिर यहाँ पर जो है ना, जो डेंड्राइट का जो साइटोप्लाज्म होता है, जो डेंड्राइट्स का साइटोप्लाज्म होता है, वही क्या होता है कि उसका जो हम अगर उसका कंपोजिशन देखें वो सेल बॉडी की तरह होता है, मतलब उसमें इनिशियल ग्रेन्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोफिलामेंट, राइबोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब कुछ होता है। तो ये अपने लिए खुद ही प्रोटीन सिंथेसिस करता है, अपने रिपेयर वगैरह खुद करता है। लेकिन जो एक्सॉन का साइटोप्लाज्म होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। तो एक्सोप्लाज्म में क्या होता है कि उनमें जो इनिशियल ग्रेन्यूल्स होते हैं ये एब्सेंट होते हैं, या गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो भी एब्सेंट होते हैं। तो इनके दरमियान खुद की कैपेबिलिटी नहीं होती कि ये किस तरह कि अपने वेस्ट प्रोडक्ट खुद रिलीज करे, या अपने लिए प्रोटीन खुद बनाए, या अपना रिपेयर खुद करे, इसमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती। तो इसके लिए क्या होता है, ये सारे का सारा डिपेंड होता है सेल बॉडी पर। तो सेल बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, या सेल बॉडी में क्या होता है, इनके लिए न्यूरोट्रांसमीटर सब कुछ या सेल बॉडी में बन जाते हैं और फिर यहाँ आकर रिलीज हो जाते हैं, या इसकी रिपेयर सब कुछ सेल बॉडी करते हैं। सही है, फिर ये भी होगी एक्सॉन के ट्रांसपोर्ट, फास्ट ट्रांसपोर्ट भी होगी। फिर आ जाता है साइनैप्स। साइनैप्स क्या होता है कि जब एक न्यूरॉन का जो एक्सटेंशन हो या दूसरे न्यूरॉन का जो एक्सटेंशन हो, वो आपस में एक जगह पर मिल जाती है और वहां पर क्या होता है कि एक इन्फॉर्मेशन एक से पास हो जाती है दूसरे में। तो ये जो इन्फॉर्मेशन एक से दूसरे में पास हो जाती है, इस जगह को क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लिफ्ट, और इन सारे प्रोसेस को बोलते हैं साइनेप्सिस। अब साइनेप्सिस की जो डीप में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन यहाँ क्या है कि एक कंडक्टिव पाथवे है, ये बात बोला है। और जो मैंने न्यूरॉन्स होती है डिफरेंट साइनेप्सिस करते हैं, ये यूनिडायरेक्शनल भी होते हैं और ये बाई डायरेक्शनल भी होते हैं। यहाँ पर एग्जाम की जो बूटन टर्मिनल उनका जिक्र किया गया वो हमने एक्सप्लेन किया। सही है, फिर क्या है कि जो साइनेप्सिस है ये दो टाइप्स के, एक को बोलते हैं केमिकल साइनेप्सिस, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस। तो ये जो होते हैं ये हम आगे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।